अच्छा जी, इस क्वेश्चन के एक्सट्रैक्ट्स देख लेते हैं। फॉलोइंग आर द समराइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ सफावी लिमिटेड एंड खुदरी लिमिटेड। आपको इन्वेस्टमेंट इन ALB नज़र आ रही है SL की कंपनी में, ठीक है। और मजीद वो क्या बात कर रहा है। On 1st October, SL acquired 80% shares in KL. 1st October 2020। ये रिपोर्टिंग डेट है आपकी 30th June 2021। मीन्स ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड आपने SL के 80% शेयर्स SL ने KL के एक्वायर किए हैं थ्रू शेयर एक्सचेंज ऑफ 1 शेयर इन SL फॉर एवरी शेयर इन KL। एट एक्विजिशन डेट KL's retained earning was 1,000 million and the fair value of each share of SL and KL was 25 and 23 respectively. Shares issued by SL have not been recorded in the books. तो बात यह है कि हमने इन्वेस्टमेंट इन KL को अकाउंट फॉर ही नहीं किया। इसके अंदर अकाउंटिंग एंट्री क्या बन रही है, बुक्स ऑफ SL, इन्वेस्टमेंट in KL and share capital, credit और शेयर प्रीमियम भी क्रेडिट होगा क्योंकि प्राइस 10 रुपीज फेयर जो उसकी फेस वैल्यू उससे ज्यादा है। अब 80% इन KL को एक्वायर किया आपने। KL के शेयर्स 1,000 million डिवाइडेड बाय 10, तो आप इसको अगर यूं कर लीजिए तो 100 million इसके नंबर ऑफ शेयर्स हैं। 100 million नंबर ऑफ शेयर्स में से 80% शेयर्स आपने एक्वायर किए, 80 million shares through share exchange 1 share in SL for every share in KL। इसका मतलब है आपने 80 million शेयर्स ही इशू करने हैं। अब वो जो 80 million शेयर्स आपने इशू करने हैं वो फेयर वैल्यू जिस दिन आपने KL's रिटेन अर्निंग वॉज ये एंड द फेयर वैल्यू जिस दिन आपने एक्वायर किया एक्विजिशन डेट पर, उस दिन SL के शेयर्स की फेयर वैल्यू 25 थी। तो 80 इंटू रुपीज 10 एंड 80 इंटू रुपीज 15 जो उसका प्रीमियम है, इट गिव्स यू 800 एंड इट गिव्स यू 1200। आपके पास ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इसकी आती है। यहाँ बात क्लियर। अब ये बुक्स ऑफ SL में हो रहा है, ये अकाउंटिंग नहीं की थी हमने। अब ये अकाउंटिंग हमने करके कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मालूम कर ली जो कि बेस बनेगी गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। On acquisition date, carrying value of KL's net assets were equal to the fair value except following। अब आप गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऊपर वर्किंग से ले रहे हैं विच इज 2000, fair value of NCI ऑन एक्विजिशन डेट लेंगे और उसके बाद आप
fair value of net assets of SL on acquisition date लेंगे, सॉरी KL, SL ने KL को एक्वायर किया, KL सब्सिडरी बन रही है। तो on acquisition date carrying amount of KL's net assets were equal to their fair value except following. Inventories were carried at 240 million and had a fair value of 340 million. 60% of these were sold during the year. बहुत अहम पॉइंट है। हमें बहरहाल एक्विजिशन डेट पर इसका इम्पैक्ट लेना है। एक्विजिशन डेट पर हमारे पास KL का शेयर कैपिटल which is 1000, KL का शेयर प्रीमियम नहीं है, रिटेन्ड अर्निंग्स, इधर उसने कहा हुआ है कि एट एक्विजिशन डेट KL's रिटेन्ड अर्निंग वर 1 मिलियन, यहाँ पर 1.2 मिलियन हो गई हुई है, तो उस तारीख को 1000 मिलियन, 1000 मिलियन ये उसकी रिटेन्ड अर्निंग्स थी। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट इन्वेंट्री वाज कैरिड एट 240 एंड हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 340, उसकी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हम लेंगे 100 की इन्वेंट्री, ठीक है जी, क्योंकि तमाम एसेट्स को फेयर वैल्यू पे हम फिर उठाते हैं ना। शेप ना बेटा, लैंड वॉज कैरिड एट नील वैल्यू एंड हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 50 मिलियन। द लैंड वॉज अलॉटेड unconditionally to K by the government free of cost in 2018 when its fair value was 40 million. क्या समझ आती है जी इस पॉइंट से? जी हुसैन आप बताएं। इसको अब हम 50 पर लेकर जाएंगे। अगली बात की क्या समझ आती है? गवर्नमेंट ग्रांट थी, जब हमें मिली थी उस वक़्त 40 मिलियन की फेयर वैल्यू थी 2018 में। हमने उस वक़्त कोई अकाउंटिंग नहीं की, ठीक है, लेकिन बहरहाल उसकी फेयर वैल्यू पर हम उसको लेकर आएंगे। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट लैंड 50 से इंक्रीज हो रही है। On 1st January 21, SL disposed of a software license to KL. ये SL ने KL को बेचा, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं आ रहा, गुडविल की कैलकुलेशन से। इस कैरिंग वैल्यू एंड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ उसने दी हुई है। ड्यू टू टेम्परेरी adverse economic conditions and impairment test carried out at 30th June 21 indicated that goodwill has been impaired 60 million. ये goodwill की impairment करेंगे calculate. 1st July 20 SL acquired 3 million shares of Enbara, ये associate company की investment के बारे में बता रहा है, इसको हम बाद में देख सकते हैं। On that date retained earnings उसकी बताई हुई है। During the year ended 30th June AL reported net loss, ये भी associate company का है। On 1st July 2020 SL disposed of machine to AL, ये intra-group transaction है। An impairment is carried out at the year end has indicated the investment in AL की impairment है। SL values non-controlling interest on the acquisition date at fair value, इसके लिए मैं सारा पढ़ रहा। तो हमने फेयर वैल्यू पर इसको जो लेना है, तो नंबर ऑफ शेयर्स NCI के पास जो हैं, हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स 80 हैं, तो NCI के पास 20 हैं।
क्योंकि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 100 मिलियन है, तो 100 मिलियन का 20% इज इक्वल टू 20, और उस दिन एक्विजिशन डेट पे 23 की उसकी फेयर वैल्यू थी, इनटू 23 अमाउंट क्या आती है जी 460। अब 2460 माइनस 2460 माइनस 2150, हमारे पास गुडविल क्या बनती है, गुडविल आ जाती है 310, और इसकी इम्पेयरमेंट बताई हुई है, ये इम्पेयरमेंट चूँकि फेयर वैल्यू पर हो रही है तो ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में और एनसीआई में इम्पैक्ट लेगी। टोटल इम्पेयरमेंट adverse economic and impairment test carried out 30 June indicated goodwill has been impaired by 60 से impairment हुई, बाकी की गुडविल 250 की रहेगी रिपोर्टिंग डेट पर, 60 का 80% ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग से लेस होगा, 60 का 20% एनसीआई से लेस होगा। ठीक है जी, यहाँ तक ठीक है हुसैन? अच्छा जी, अब इसमें जो वर्किंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से रिलेटेड है उनको मैं देखने जा रहा हूँ। इन्वेंट्री के बारे में जरा पहले आप थोड़ा सा मुझे बता दें कि आपको क्या समझ आती है, बाकी की बातें बाद में देखें, सिर्फ ये इन्वेंट्री का मुझे बताइए। आपने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की थी, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की वजह से इन्वेंट्री की अमाउंट बढ़ गई थी, इन्वेंट्री इंक्रीज होती तो प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं। ठीक है, आपके नेट एसेट्स इंक्रीज हुए थे, कहते हैं 60% ऑफ दीज वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 30 जून 2021। इसका 60% बिक चुका हुआ है, का मतलब है कि 40% अभी भी इन्वेंट्री में मौजूद है। अब 60% अगर बिक चुका हुआ है तो उसकी कंजम्पशन को आपने शो करना है। ये एडजस्टमेंट पे मैं चाहूँगा कि आप 2 मिनट पहले लगा के सोचें और इसके इफेक्ट मुझे बताएं क्या आएंगे। इसको ज़रा खुद से पहले सोचो क्या इम्पैक्ट आएगा। जी अरूज, inventory consumed %60 बनती है 60 की। अब ये जो इन्वेंट्री कंज्यूम हुई है सब्सिडरी की थी ना वो इन्वेंट्री, इसकी वजह से सब्सिडरी ने अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कम शो किया हुआ। सब्सिडरी की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम शो होने की वजह से सब्सिडरी के प्रॉफिट्स ज्यादा हुए हैं। अब उन प्रॉफिट्स को जब अफेक्ट करेंगे तो सब्सिडरी के प्रॉफिट्स जब भी इम्पैक्ट लेते हैं तो उसका एक
असर एनसीआई पे भी पड़ता है, ऐसा ही है। तो हम क्या करेंगे, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट 60 का 80% की हद तक, एनसीआई डेबिट 60 का 20% की हद तक, और ग्रुप इन्वेंट्री, कंसोलिडेटेड इन्वेंट्री या इन्वेंटरी क्रेडिट 60 से। ये वाली आपको अकाउंटिंग एंट्री पास करना होगी। आपने इन्वेंट्री बढ़ा दी ना 100 से, ये इन्वेंट्री बढ़ा दी थी ना, अब वो जो इन्वेंट्री बढ़ाई है सब्सिक्वेंटली उसका 60% कंज्यूम हो गया, तो उसका कंजम्पशन में भी तो लेकर जाना है। तो इन्वेंट्री क्रेडिट करके जब वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट करेंगे, तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का डेबिट है अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट्स को कम करेगा। तो वो जो प्रॉफिट्स कम कर रहा है उसका इम्पैक्ट एनसीए को भी जाना चाहिए और ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में भी जाना चाहिए। तो ये इसकी बहुत अहम एक एडजस्टमेंट बनती है। ये समझ में आ गई? ये किस अटेम्प्ट का क्वेश्चन है भला? ये सितंबर 21 का क्वेश्चन है, ठीक है। लैंड वॉज कैरिड एट नील। अब लैंड की जो इंक्रीज आपने की है उसका इम्पैक्ट क्या डेप्रिसिएशन पे आएगा? कोई नहीं, इसका चूंकि सब्सिक्वेंट इम्पैक्ट कोई नहीं है, इसलिए इसको आप एज इज रहने दें। अब ये पॉइंट आता है, एसएल डिस्पोज्ड ऑफ अ सॉफ्टवेयर लाइसेंस टू केएल। ये सब्सिडरी है, सॉरी, एसएल इज पेरेंट कंपनी, एसएल इज पेरेंट कंपनी। ये P2S ट्रांजैक्शन चलने जा रही है। पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को 120 मिलियन का, इसकी कैरिंग वैल्यू एंड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एट दैट डेट वाज 90 मिलियन 3 years। जी, अब इस पॉइंट की तरफ भी आप लोग मुझे बताएंगे। ऑन 1 जनवरी 2021 को आपकी एक्विजिशन कब हो रही है? अक्टूबर 2020 को हो रही है। तो ड्यूरिंग द मींस आफ्टर द एक्विजिशन जो ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड बनता है उसमें 1 जनवरी 2021 फॉल करता है। पेरेंट टू सब्सिडरी आपकी सेल ऑफ सॉफ्टवेयर है। अब वो जो सॉफ्टवेयर आप सेल कर रहे हैं 120 का, इट्स कैरिंग वैल्यू एंड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वाज ये 90 की उसकी कैरिंग वैल्यू थी। आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया उसमें? 30 का। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सॉफ्टवेयर इज 30। जो पेरेंट ने कमाया है, इसमें पेरेंट ने कमाया का मतलब है कि इसमें कोई एनसीए को हिस्सा नहीं जाएगा। अब उसके बाद ये बात आती है कि इसकी उस वक्त यूजफुल लाइफ 3 साल थी। यूजफुल लाइफ 3 years into 12 equal to 36 months। मैंने मंथ्स में क्यों किया इसको? क्योंकि उसने 1 जनवरी को एक्वायर किया, तो 6 महीने की कैलकुलेशन बनती है टू 30th जून 2021, 6 मंथ्स बनते हैं। तो 6 मंथ्स की इसकी डेप्रिसिएशन 30 into 6 by 36 क्या आता है? 5 ही आएगा। 5 इसकी अमोर्टाइजेशन हो जाती है, ठीक है।
अभी जो 5 है ये 30 का जो आपने प्रॉफिट कमाया उसके अगेंस्ट 5 रियलाइज हो गया। और आप ओरिजिनली जो सॉफ्टवेयर की अकाउंटिंग करेंगे, सॉफ्टवेयर इन द बुक्स ऑफ KL सब्सिडरी है ना, 120 का नजर आ रहा है, उसने 120 का लिया और उसने उसकी अमोर्टाइजेशन अकाउंट फॉर कर ली होगी। 120 इंटू 6/36 20 आता है। उसने ये काम कर लिया होगा, ठीक है। लेकिन आपने वो जो 30 का प्रॉफिट उसमें कमाया, जिसको आप अनरियलाइज्ड कह रहे हैं, उसमें से 5 रियलाइज हो गया डेप्रिसिएशन की वजह से, अमोर्टाइजेशन की वजह से, बाकी अनरियलाइज्ड रह जाएगा। तो 5 को आप कहेंगे कि रियलाइज हो गया। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इस ट्रांजैक्शन में 25 होगा। इस 25 की आप अकाउंटिंग एंट्री करेंगे। कि आपने ग्रुप रिटेन अर्निंग में से इसको लेस करना है। $25 और ये सॉफ्टवेयर इसकी वजह से इन्फ्लेट हुआ है, लिहाजा सॉफ्टवेयर में से इसको लेस करना है। अनरियलाइज्ड 25 तो ग्रुप रिटेन अर्निंग रिड्यूस हो जाएगी और सॉफ्टवेयर जो आपका एसेट है वो रिड्यूस हो जाएगा। वो आपके उसने सॉफ्टवेयर के बारे में on 1st January SL disposed of a software license to KL, its carrying amount here। तो सॉफ्टवेयर लाइसेंस इस बैलेंस शीट में इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर यहाँ पर मौजूद है, उसमें से आप माइनस कर लेंगे। ठीक है जी, सॉफ्टवेयर लाइसेंस इधर ही मौजूद होगा ना। आप सिर्फ उसकी अकाउंटिंग करेंगे जो कि अनरियलाइज्ड पोर्शन है, सिर्फ उसकी, बाकी का आप अंडरस्टूड समझेंगे कि वो अकाउंट फॉर हो चुका होगा। अच्छा जी, और इसके अंदर कौन सा पॉइंट था? ड्यू टू टेम्पररी एडवर्स इकोनॉमी, ये तो हो गया गुडविल का। ये एसोसिएट के दोनों पॉइंट्स हैं ये जी। चलो इसके ऊपर मैं एक मरतबा पढ़ देता हूँ, आप सोचेंगे और आप मुझे बताएंगे कि क्या करना है। ऑन 1st July 2020 SL disposed of machinery to AL। SL ने AL को बेचा। SL ये पेरेंट कंपनी है, AL एसोसिएट कंपनी है, तो ये बन रही है P2A। 200 मिलियन एट अ गेन ऑफ 100%। उसने डिस्पोज ऑफ मशीन जो की है वो 200 मिलियन की है, जिसमें 100% उसको गेन हुआ। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल वाज 5 years। जी, थोड़ा सा सोचने के बाद मुझे आप इसका जवाब बताएं। इसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है? उसने प्रॉफिट कितना कमाया? 100। एसोसिएट परसेंटेज क्या है हमारी? हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है एसोसिएट में? वो यहाँ पर कहता है कि 1st July 2020 को ऐसा रिक्वायर्ड 3 मिलियन शेयर्स ऑफ, ये रिप्रेजेंटिंग 25% होल्डिंग।
तो हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्या होगा, ये पॉइंट नंबर 7 की वर्किंग हम करने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 7, P2A अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अब P2A अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, आपके पास प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन 100 P ने बेची, ठीक है। पेरेंट कंपनी ने 100 का प्रॉफिट, द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल वाज 5 साल। आपने जब उसको बेच दिया, उसका डेप्रिसिएशन इम्पैक्ट कितना है, जो कि उसने अपने एक्सपेंसेस में डाल दिया होगा एसोसिएट कंपनी ने। डेप्रिसिएशन इम्पैक्ट 101 डिवाइडेड बाय 5 कितना बनता है, 20। उस प्रॉफिट का ये इम्पैक्ट, बाकी रह जाता है 80। अब 80 में जो एसोसिएट परसेंटेज है वो है 25%। टू द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएट परसेंट आपका जो होता है ये 20, ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब इस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की वर्किंग का इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, ये अब आप मुझे बताइए। इन्वेस्टमेंट से माइनस होगा और ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स में से। मशीन को क्यों नहीं, क्योंकि एसोसिएट कंपनी जो है उसको कंसोलिडेट नहीं किया जा रहा, ठीक है। तो हमारे पास उसकी कंसोलिडेटेड मशीन तो नहीं नजर आ रही, इसलिए उसमें से हम नहीं उसको करेंगे, हम ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स कम करेंगे, डेबिट और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कंपनी या एयर कंपनी जो भी है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। जी क्लियर, ये हैं जी इसके पॉइंट्स टू डिस्कस।